Next problem, a heating element has a resistance of 100 ohm at room temperature. When it is connected to a supply of 220 volt, a steady current of 2 ampere passes in it and temperature is 500 degree centigrade, more than the room temperature. What is the temperature coefficient of resistance of the heating element? तो बिल्कुल सीधे इस तरह का, जैसे हम लोग जेईई मेन के प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसी तरह का प्रॉब्लम है. अगर हम इसका टी टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस निकालें तो क्या होगा? रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर टी. देखिए आपको क्लू दिया हुआ है कि व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इन इट एट टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो क्या हो जाएगा? ये ओम्स लॉ के अनुसार दिस विल बी V बाई आई, और V कितना है? V इज 220 वोल्ट. दिस इज 220 डिवाइडेड बाई I इज 2 एम्पियर, राइट. तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 110 ओम एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. 110. तो आपको एक क्लू मिल गया. तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगाएंगे कि 110 RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी. RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी. तो 110 इज इक्वल टू R0 कितना है? इट इज 100 1 प्लस अल्फा इंटू कितना एक्सेस है? 500. अल्फा इंटू 500, राइट. वी हैव एक स्टेप और 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 अल्फा इंटू 500, राइट. तो वी हैव अल्फा इज इक्वल टू, देखिए 110 माइनस 100 इज कितना? 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 500, राइट. तो ये कट गया यहाँ से. ये कितना हो गया? दिस विल बी, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर 500 है. तो अगर यहाँ से नहीं भी अगर कटाएं तो दिस विल बी सीधे 5 को अगर कटा दें तो दिस इज 100, और ये कितना हो जाएगा? 2, राइट. तो 100 इंटू 102. तो दिस विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. यूनिट क्या होगी इसकी? डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 1. 2 इंटू 10 टू द पावर. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है. आइए इसको देखते हैं. ए करंट इज पास थ्रू ए स्टील वायर हीटिंग टू रेड हॉट. द हाफ ऑफ द वायर इज इमर्स्ड इन कोल्ड वाटर. देन wire outside the cold water will heat up more. Wire outside the cold water will heat up less. Heat produced in the wire outside will be equal to inside, and heat produced in the wire outside is greater than inside. बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्टिव है. तो एक एक ऑप्शन को हम देखें. ये देखिए जनरली ये प्रैक्टिकल केस है कि आप क्या करते हैं? विंटर में इमर्शन रॉड से वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है. सपोज यहां तक आपका ये है एंड दिस इज द इमर्शन रॉड, राइट. दिस इज द इमर्शन रॉड. ये इसका प्लग है और बाकी सब बनाने की जरूरत नहीं है. तो ये कह रहा है कि हाफ पानी के अंदर है, जो हाफ पोर्शन इज इनसाइड द वाटर और हाफ एयर में है, राइट. तो बोल रहा है कि वायर आउटसाइड द कोल्ड वाटर विल हीट अप मोर. देखिए वायर आउटसाइड द कोल्ड वाटर यानी ई वाला पोर्शन, अगर इसका हम नाम करें ए बी वाला पोर्शन और ये सी है, तो ए बी वाला पोर्शन ज्यादा हीट होगा. क्यों ज्यादा हीट होगा भाई? देखिए पानी तो कोल्ड है तो इसलिए इसका टेम्परेचर डाउन होगा. अब आप जानते हैं कि एयरवाइज का टेम्परेचर कैसे होता है भाई? टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है. तो ए बी एयर में है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए इसका टेम्परेचर ज्यादा होने के चलते रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अल्टीमेटली एक सीरीज कनेक्शन है, इसलिए दिस पोर्शन विल बी हीट अप मोर. तो दिस करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. वायर आउटसाइड द कोल्ड वाटर हीट अप लेस.
तो अकॉर्डिंगली ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए सी की बात करें। हीट प्रोड्यूस्ड इन द आवर आउटसाइड विल बी इक्वल टू इनसाइड। ये तो गलत ही हो गया। हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर आउटसाइड इज ग्रेटर देन, ऑब्वियसली, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन हुआ? ए और डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये theoretical part है। The value of alpha for most of the alloys is smaller than that of metal. Therefore, the resistance of alloy also increases with increase in temperature. But this variation is less as compared to pure metals. आप इसको नोट डाउन कर लें। ये थ्योरी पार्ट है कि अल्फा एलॉयज के लिए कैसे होता है। ये एलॉय भी मेटल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे आप जानते हैं कांस्टेंट, मैग्नीज, नाइक्रोम, इस तरह के एलॉयज हैं, ठीक है। तो इनका भी टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, बट दिस वेरिएशन इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू मेटल्स। एलॉयज लाइक कांस्टेंट, मैग्नीज एंड नाइक्रोम आर लीस्ट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। नाउ रेसिस्टेंस ऑफ एलॉयज इज मोर देन दैट ऑफ मेटल, देयरफॉर एलॉयज आर आल्सो यूज्ड एज शंट रेसिस्टेंस। ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है ये कि वाई एलॉयज आर यूज्ड टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस कॉइल। तो भाई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ने से भी इनका रेजिस्टेंस न बढ़े। आइडियल रेजिस्टेंस का तो मतलब होना चाहिए कि ये टेम्परेचर बढ़ाने से न बढ़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ड्यू टू हाई ये वाई एलॉयज आर यूज्ड टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, सीबीएसई का माना जाना क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है एलॉयज का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। एलॉयज का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, एलॉयज, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। एंड अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, ठीक है। इसलिए ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बना। भाई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का पर्पस ये है कि टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर न पड़े। सुपर कंडक्टर्स, सम मेटल्स एंड एलॉयज लूज ऑल देयर रेजिस्टेंस नियर एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर एंड सब conductors are called superconductor. For example, lead at minus 260 lead at minus 266 degree centigrade acts as a superconductor. तो ये सब सारे थ्योरी थे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर, राइट। तो हमने टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी का क्या असर होगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो आपको हमने फार्मूला डिराइव किया था कि रेसिस्टेंस इज गिवन बाय m अपॉन n e स्क्वायर टाउ इनटू l बाय a, राइट। और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, राइट। तो अब देखना है कि रेसिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ने का, राइट। तो देखिए यार m and e, अब इस रेसिस्टिविटी में देखिए m and e इज कांस्टेंट एंड हेंस रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिपेंड मेनली ऑन थ्री फैक्टर्स। क्या क्या थ्री फैक्टर्स है भाई, किन किन थ्री फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? तो देखिए m और e तो कांस्टेंट हो गया, तो n और टाउ, देखिए सबसे पहला ये हो गया नंबर वन कि रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज अल्टीमेटली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ये करें, रेसिस्टिविटी की बात करें, तो रेसिस्टिविटी रो क्या हो जाएगा? रो इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, राइट। और हमने बताया कि ये एम और ई ये दोनों कांस्टेंट है, तो रेसिस्टिविटी किस पर अल्टीमेटली हो जाएगा? ये रेसिस्टिविटी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n इंटू टाउ, राइट। n इंटू टाउ के द प्रोडक्ट n इंटू टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहला पार्ट नंबर 1 कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, विच इज नथिंग बट नेचर ऑफ द मेटल, कैरेक्टरिस्टिक है मेटल की, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे उनकी रेसिस्टिविटी कम होगी। सेकेंडली देखिए, रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, दैट इज वैल्यू ऑफ टाउ, राइट। ये आपको बताए हैं कि रेसिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ टाउ, इस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है? दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम टाउ के। तो दो फैक्टर है, एक एन फैक्टर हो गया, एक टाउ फैक्टर हो गया, और तीसरा फैक्टर हम आपको बता रहे हैं। तीसरा फैक्टर resistivity of conductor increases with increase in temperature of the conductor, right। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो बार बार बताएं कि आरएमएस स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, और आरएमएस स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? लेंथ बाई लेमडा बाई टाउ। तो बाई लेमडा तो फिक्स्ड है और भी बढ़ गया तो टाउ क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट फैक्टर है एलवाइज में जो बहुत काम आता है, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दैट इज डिसऑर्डरनेस। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज डिसऑर्डरनेस, ठीक है। डिसऑर्डरनेस ऑफ द एटम्स आयंस इन द मटेरियल कॉजिंग स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग कोलिजन, impeding the movement of the electron in the material, mainly in Ly। तो हमने बताया कि रेसिस्टिविटी 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर क्या है? नंबर 1 इज एन फैक्टर। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सेकेंड फैक्टर क्या है? सेकेंड फैक्टर इज टाउ फैक्टर, राइट, रिलैक्सेशन टाइम फैक्टर, टाउ फैक्टर। एंड थर्ड फैक्टर क्या है? डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस अरेंजमेंट ऑफ एटम कैसा है? अगर एटम सिस्टमेटिक वे में है तो हमको हीट कैरी करने में या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में किसी तरह का हिंड्रेंस नहीं होगा। तो जनरली जब हिंड्रेंस नहीं होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। बट अगर मान लीजिए कि जा रहे हैं एलवाइज में, क्या होता है कि एलवाइज बेसिकली सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर होते हैं, और मिक्सचर होने से ये उनके दो मेटल के लैटिस में, दो एलिमेंट के लैटिस में बीच में एलवाइज आ जाते हैं, राइट। तो जो अरेंजमेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि भाई अगर ये इस तरह से सिस्टमेटिक वे में रहेगा, अगर हम किसी मेटल की बात करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि सिंपल हम प्लेन व्यू बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे मेटल है, राइट, इस तरह का अरेंजमेंट है। और जब एलवाइज होने से क्या होगा? इनके बीच में ये आ जाएंगे, सब ऐसे ऐसे आ जाएंगे। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो जनरली इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जाएगा तो ऐसे जा करके इससे टकराएगा, फिर इससे आने के बाद में इससे टकरा जाएगा, फिर इससे टकरा जाएगा। तो डिसऑर्डरनेस बढ़ने से क्या होता है? डिसऑर्डरनेस बढ़ने से ये रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। 3 फैक्टर है, आप रेसिस्टिविटी के लिए ये तीनों फैक्टर याद कर लें, और इसको हम बारी बारी से आपको बता रहे हैं, राइट। तो देखिए मेटल में क्या होगा भाई? क्या फैक्टर है मेटल्स के लिए? हमने बताया कि रेसिस्टिविटी के लिए 3 फैक्टर हैं। एन फैक्टर, स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ फैक्टर एंड डिसऑर्डरनेस। तो मेटल में देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, hence tau is the most responsible factor। मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सफिशिएंट होते हैं, तो क्या होगा? मेन रिस्पॉन्सिबल होगा टाउ फैक्टर। और टाउ के बारे में आप जानते हैं
कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो दिस टाउ डिक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये टाउ डिक्रीज करता है, इसलिए मेटल में ये होगा। दस फॉर ए मेटल रेसिस्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। या फॉर्मूला पर भी हम ये कह सकते हैं इसको कि दिस फॉर्मूला विल बी इक्वल टू हाउ मच रो टी इक्वल टू रो नॉट, बिल्कुल रेसिस्टेंस की तरफ फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी इज गिवन बाई रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी विच इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, राइट। तो इस तरह से मेटल का इफेक्ट हमने पढ़ लिया। फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, राइट, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पर क्या होगा, राइट। तो तीन फैक्टर में देखिए कि किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, एन फैक्टर की टाउ फैक्टर या डिसऑर्डरनेस। तो देखिए इसमें अगर हम ये करें कि इंसुलेटर में इट इज नॉट द टाउ बट द नंबर डेंसिटी, एन इज मेन फैक्टर। इंसुलेटर के केस में भाई टाउ नहीं, एन फैक्टर मेन फैक्टर है। क्यों क्यों भाई, इंसुलेटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे ही कम होते हैं, और कम होने के चलते भाई टेम्परेचर अब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट बढ़ेंगे तो ये मेटल के तरफ जाएगा, चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो मेटल की तरफ बिहेव करने लगेगा, तो इसलिए इसका रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। यानी रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस लीनियरली एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इंसुलेटर। देखिए बताए कि एन फैक्टर के अलावा इसमें टाउ फैक्टर तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बेसिक है एन फैक्टर। और रेसिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी इट इज गिवन बाई एम एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, राइट, एन ए स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ई टू द पावर ई जी बाई के टी, ई जी बाई के टी, राइट। ये फॉर्मूला होता है टेम्परेचर टी पर रेसिस्टिविटी का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी, जहां पर हम एक एक चीज को कर देते हैं। ईजी क्या है, ईजी इज एनर्जी गैप, ईजी इज एनर्जी गैप, राइट। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, right, T absolute temperature, T is absolute temperature, right। और इस सब के बारे में तो जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो देखिए इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में इनका इंपैक्ट ज्यादा होता है। एनर्जी गैप क्या होता है, बेटर है आप सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि एनर्जी गैप क्या होता है। एक पार्टिकुलर मेटल में वेल डिफाइंड एनर्जी होती है, n इक्वल टू 1 के लिए अलग होगी, 2 के लिए अलग होगी, 3 के लिए अलग होगी। लेकिन जब ये सारे के सारे एलिमेंट एक मास रूप में आते हैं, एक मेटल का रूप लेते हैं, तो ये एनर्जी मॉडिफाइड हो जाती है और दो तरह की बैंड बनाती है। एक बैंड को हम लोग बोलते हैं, जैसे देखिए ये एनर्जी जैसे अब करें कि दिस इज एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, राइट, एन इज इक्वल टू 3। ये गैप बहुत ज्यादा होता है, ऑन स्केल नहीं है ये। तो धीरे धीरे जैसे अब मास मेटल की बात करेंगे तो ये एनर्जी बैंड मॉडिफाई हो जाता है और ये दो बैंड बनते हैं। इस तरह के एनर्जी एक दूसरे के साथ ओवरलैप, माने ऑलमोस्ट इस तरह का बैंड बना लेते हैं, ठीक है। इस बैंड को बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड, जो लोअर बैंड होता है, वैलेंस बैंड, राइट। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो जब तक कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आएंगे तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा। और इन दोनों के बीच में ये जो गैप होता है, इन दोनों के बीच में ये जो गैप होता है, इसी गैप को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप, राइट। इसी गैप को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। क्लियर है।
तो कंडक्शन के लिए जरूरी है कि ये इलेक्ट्रॉन, अब जैसे आप हीट करेंगे तो हमारे ये सब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में आना शुरू हो जाएंगे तो ये कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मली इंसुलेटर में इस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर, इसको लिख लीजिए, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ KT इज इक्वल टू, बहुत ही कम होता है, दिस इज 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, क्लियर है। नाउ फॉर मेटल, देखिए फॉर मटेरियल नंबर 2, फॉर मटेरियल for which Eg is greater than, energy gap is greater than 1 electron volt, ऐसे मटेरियल को ये कहेंगे तो जिनकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, बहुत हाई, रेसिस्टिविटी इज हाई, ठीक है। ऐसे मटेरियल जिनके लिए एनर्जी गैप विल बी मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होगी। और इसी तरह के मटेरियल को, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर, सच मटेरियल आर कॉल्ड इंसुलेटर, ऐसे ही मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा थ्योरी है, सेमीकंडक्टर आप पढ़ेंगे तो ये थ्योरी और भी क्लियर हो जाएगी आपको। देख लीजिए, ये मेन फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, ये पोर्शन तो आप जानते हैं, m/ne स्क्वायर टाउ इंटू ई एक्सपोनेंट पावर Eg बाई KT। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड Eg इज एनर्जी गैप। सेमीकंडक्टर के बारे में, एनर्जी गैप के बारे में आपको बताया जाएगा पूरी तरह से। देखिए, तो हमने क्या बताया इंसुलेटर के लिए, हमने इंसुलेटर के लिए बताया कि ρT इज इक्वल टू m/ne स्क्वायर टाउ इंटू ई पावर Eg बाई KT। अब देखिए इंसुलेटर में क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा इंसुलेटर में, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंसुलेटर में क्या होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रो इंसुलेटर इंक्रीज करेगा। देखिए ऐसे, अगर डिक्रीज करेंगे तो डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज करने से डिनोमिनेटर का वैल्यू, यहाँ अगर T डिक्रीज होगा, अगर ये T डिक्रीज होगा तो डिनोमिनेटर का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो E का पावर बढ़ेगा और E का पावर बढ़ेगा तो रो इंसुलेटर इंक्रीज करेगा, राइट। नेक्स्ट, इफ T इज 0 इंसुलेटर रेसिस्टेंस इज इन्फिनिटी, अगर ये T 0 हो जाएगा तो E का पावर इनफाइनाइट हो जाने से रो का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। एंड just contrast to metal, for material if T is greater than 0 रो मेटल इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, मेटल के ठीक उल्टा, राइट। अब आइए सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर में भी बताए कि देखिए रेसिस्टिविटी के 3 फैक्टर्स हैं, n फैक्टर, टाउ फैक्टर एंड डिसऑर्डरनेस। तो इसमें भी यही होता है कि दिस ρT, resistivity at temperature T is given by m/ne square tau into e to the power energy gap Eg gap by KT, राइट। ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए मटेरियल, आप नोट डाउन कर लीजिए, मटेरियल्स फॉर विच एनर्जी गैप इज less or equal to 1 electron volt, resistivity will not be high, resistivity will not be very high, resistivity will not be very high, ठीक है। और ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं सच मटेरियल्स, such materials are called
सेमीकंडक्टर ठीक है, कि ऐसे मटेरियल जिनके लिए एनर्जी गैप, जो आपको एनर्जी गैप का कंसेप्ट दिए हैं कि एनर्जी गैप विल बी लेस और इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो नॉर्मली इनकी एनर्जी जो रेसिस्टिविटी होगी ये वेरी हाई नहीं होगी एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि एनर्जी गैप है, इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक टिपिकल आप ड्रॉ करेंगे तो हम आपको रो वर्सेस टेम्परेचर कर्व, अगर इधर हम रो प्लॉट करें और इधर एब्सोल्यूट टेम्परेचर करें, ये इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ती है। और नॉर्मल टेम्परेचर पर आप क्या करेंगे कि जैसे नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और तब ये कंडक्टिंग होने लगेगा। ओके, थैंक यू।